ठीक है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स बनता है। लिखो क्या होता है बताते हैं, समझने वाला चीज़ है। कुलम्स लॉ नहीं है, कुलम्स लॉ के आफ्टर है। कुलम्स लॉ है सिर्फ दो चार्जेज के बीच जो म्यूचुअली फोर्स काम करता है उसका। हाँ, कुलम्स लॉ खत्म हो गया, कुलम्स लॉ छोटा सा टॉपिक था, उस पर न्यूमेरिकल्स अभी बनवाएंगे। एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स है वो बनाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स है, लेकिन पहले ये भी पढ़ना है। इसमें ना वेक्टर्स का यूज़ होता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा वेक्टर्स में हम जाते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है। चूँकि क्वेश्चंस बनाओगे तो यूज़ होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि भूल गए अब वेक्टर्स का ही। वेक्टर्स का याद होगा कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो पढ़ाए हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा। ये दोनों का साइकिल एंटी क्लॉक है इसका क्लॉक, तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। और सी जो रिजल्टेंट कहलाता है, इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा और अंडर रूट, ठीक है। एंगल यहाँ नहीं होगा, एंगल होने के लिए दोनों वेक्टर कोलिनियर होना चाहिए, सॉरी कोइनिशियल होना चाहिए, पढ़ाए हैं सब दिया होगा, ठीक ना। एंगल जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तब होगा, ठीक ना। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। वेक्टर्स का एकदम अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स अब सारे चैप्टर में चलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताए थे कि अगर मान लो इसमें जो रिजल्टेंट है, ठीक ना, ये मान लेते हैं पहला वेक्टर के साथ, मान लेते हैं एंगल बनाता है कितना, अल्फ़ा, tan अल्फ़ा। फार्मूला होता है बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये वेक्टर बोलता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ठीक ना, जिसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। मतलब वो ये भी पढ़ाया हुआ है कि जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कोई दिक्कत, और दोनों के बीच का एंगल ही है कितना, थीटा। और सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट है, ठीक ना। तो यहाँ जो सी होगा, सी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है, लेकिन स्पेशल केस है, दोनों वेक्टर जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। तो इस केस में सी जो पास करेगा वो ये एंगल थीटा बाय 2 ए के साथ भी बनाएगा और बी के साथ भी बनाएगा, ठीक ना। ये सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच का जो एंगल है उसके आधा से पास करेगा, ठीक है। कैसे दिखा देते हैं तुरंत, यही निकालना है, यही ना है। जैसे मान लो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे बनाते, ये ए ये बी, तो ये सी है, पैरेललोग्राम लॉ होता है ना। तो ये सी ये वेक्टर ए के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा, अल्फ़ा का ये फार्मूला है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, है ना। चलो यहाँ निकाल लेते हैं, tan अल्फ़ा बराबर बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत। लेकिन ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो बी के जगह पर भी ए लिख सकते हैं ना, ए साइन थीटा बाय ए प्लस ए कॉस थीटा, ए कट गया, तो ऊपर में बचा कितना, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, बचा ना 1 प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत। 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो बढ़िया से, ठीक है। साइन 2 थीटा का फार्मूला बोलो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला बोलो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा। चलो कॉस 2 थीटा प्लस 1 का फार्मूला बोलो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अरे कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना।
ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, ये उधर जाएगा मतलब 1 इधर आएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये बोल रहे हो, ये फार्मूला है। हाँ साइन थीटा है। अरे साइन थीटा का मतलब साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, इसी फार्मूला को तो एक्सप्रेस कर रहा है। नहीं, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ 2 थीटा बाई 2 है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, तो यहाँ थीटा है तो थीटा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, सॉरी थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक ना। चलो साइन थीटा को ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कट गया, एक कॉस थीटा स्क्वायर कट गया, तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया, टेन थीटा बाई 2 किसके बराबर, टेन अल्फ़ा इक्वस टू टेन थीटा बाई 2, तो अल्फ़ा इक्वस टू थीटा बाई 2, मतलब ये जो सी है ये एंगल अल्फ़ा, ये ना एंगल अल्फ़ा है, कितना बनाएगा थीटा बाई 2। कोई दिक्कत, ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों का रिजल्टेंट सी है, तो सी पास करेगा दोनों के इनिशियल पॉइंट से, लेकिन कितना एंगल पे, थीटा या उसका आधा, आधा से, ठीक है। चलो अब हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, ठीक ना। कूलम्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल था दो चार्जेज, दो पॉइंट चार्जेज, वो भी रेस्ट में होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कूलम्स लॉ जो पढ़े थे वो ये था, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है, तो दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो ये इसको उधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये 2 नंबर पे फोर्स लगेगा, किसके कारण, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है F21, और ये 1 नंबर पे फोर्स लगेगा किसके कारण, 2, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये पढ़ा चुके हैं F21 F12, लेकिन माइनस होगा, ठीक ना। और F21 का मैग्नीट्यूड या F12 का मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। मतलब एक चार्ज पे दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है। लेकिन अगर मान लो सिचुएशन ये हो गया, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q0 है, तीनों चार्ज रेस्ट में है, ठीक ना। आयुष यहाँ ध्यान दो, दो चार्ज है और ये तीसरा चार्ज है, मतलब सिस्टम में कितना चार्ज है, 3। तब पूछना है, तब ये पता करना है इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो कूलम्स लॉ तो फेल हो जाएगा। कूलम्स लॉ बोलता है, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ कितने चार्ज के लिए, 2, लेकिन इस पर जानते हैं ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, तो इस पर यहाँ पे नेट फोर्स कितने चार्ज के कारण लगेगा, 2 चार्ज के कारण, ठीक ना। मतलब इस Q0 पे Q1 के कारण भी फोर्स लगेगा और Q2 के कारण भी फोर्स लगेगा, ठीक ना। तो अब जो कॉन्सेप्ट काम आएगा वो किसका काम आएगा, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक ना। वो क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर एक ही समय पर एक जगह पे या एक सिस्टम में 3 या 3 से अधिक चार्ज है, 3 या 3 से, 2 चार्ज के लिए तो कूलम लॉ है ही, एक ही समय पे अगर एक सिस्टम में 3 और मोर देन 3 चार्ज है, तो उसमें से किसी एक चार्ज पे बाकी सारे चार्ज के कारण नेट फोर्स, नेट समझते हो ना, मतलब सब मिला के टोटल फोर्स जो होगा वो इच चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स का वेक्टर सम होगा, समझ गए। इच चार्ज, जैसे हम किसको ले लिए, Q0, रेस्ट चार्ज कौन कौन, तो इस चार्ज पे इस दोनों चार्ज के कारण नेट फोर्स, इस चार्ज के कारण फोर्स जो होगा, इस चार्ज के कारण जो फोर्स होगा, दोनों फोर्स का वेक्टर सम, कौन सा सम, वेक्टर, मतलब वेक्टर का लॉ लगाना है। कोई दिक्कत, ठीक है। ये टॉपिक लिख लिए हो, स्टेटमेंट लिखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
when a system contains n charges at rest, then the net force on any charge due to all other charges is equals to the vector sum of all the forces applied on it by the other charges. ठीक है, इसको समझा देते हैं फिर से, लेकिन पैराग्राफ चेंज करके एक और चीज़ लिखो। द इंडिविजुअल फोर्स अप्लाइड, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सब समझाएंगे अभी। द इंडिविजुअल फोर्स अप्लाइड by any one charges is unaffected due to the presence of other charges, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। अब जो चीज़ उसमें लिखा है सबको एक बार अच्छे से समझा देते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम है, इसमें कितना चार्ज है, n चार्ज है, और इसी सिस्टम में एक चार्ज है Q नॉट। कोई दिक्कत? नेट चार्ज ऑन किस पर? Q नॉट। तो रेस्ट चार्ज कौन कौन हो गया? 1 2 से लेके कहाँ तक? ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज, दैट इज ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Qn। कोई दिक्कत? पहला लाइन समझ गए? किसी एक चार्ज को उठाएंगे, जैसे इसको उठाएंगे तो ड्यू टू 1 2 3 ये सब। ठीक है, तो नेट चार्ज लिख दिए, नेट फोर्स। यहाँ कौन सा फोर्स का गप कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई दिक्कत? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? F नॉट से, ठीक ना, F नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू, और ये वेक्टर है, क्या है? वेक्टर है। इज इक्वल्स टू, तो अब इस पे फोर्स लगाएगा सबसे पहला सिस्टम का चार्ज कौन है? Q1। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना, नॉट पे लगा रहा है कौन? 1, फिर नॉट पे लगा रहा है कौन? 2, फिर नॉट पे लगा रहा है 3, नॉट पे लगा रहा है कौन? कोई दिक्कत? ठीक ना, समझ गए? तो ये जो वेक्टर एडिशन, तो ये कौन सा सम हो गया? नॉर्मल सम या वेक्टर सम? वेक्टर सम, ठीक ना। एक चीज़ और लिखा है पैराग्राफ चेंज करके, अगर मान लो ये सब नहीं रहता, सिर्फ कौन रहता? ये मान लो इस पर फोर्स लगाता 2 न्यूटन का, कितना? 2 न्यूटन का लगाता। अब ये सब आ गया, तब भी ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा? 2 न्यूटन का ही लगाएगा। ऐसा नहीं कि इसके आने से ये सब मिलके इस पर भी तो फोर्स लगाएगा, ये आएगा तो इस पर भी तो फोर्स लगाएगा, ठीक ना। इस पर फोर्स लगाएगा तो ये क्या कम लगाना स्टार्ट कर देगा? नहीं, ये उतना ही लगाएगा, ठीक ना। जैसे तुम्हारे और इसके बीच में दोस्ती है, ठीक ना,
अब 5 लड़का और आ जाएगा तो तुम्हारे दोनों के बीच का दोस्ती कम हो जाएगा? नहीं, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक ना। ऑल अदर चार्जेस के कारण, इस फोर्स के कारण, सॉरी इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। समझ गए? इस चीज़ को लिख लो। इसको लिखने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, सब बुक में सब तरह से लिखता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला यहाँ पे ड्राइव हुआ, बस एक स्टेटमेंट है, उससे एक कंक्लूजन है, ठीक ना। जो डेरिवेशन रहता है उसमें फिर बहुत अच्छा से लिखना पड़ता है। इसका बेसिकली यूज़ न्यूमेरिकल्स बनाने में है। हाँ, और क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, नहीं वहाँ कुछ एज्यूम कर सकते हैं, ठीक ना, एज्यूम करके निकल लेंगे। ये जस्ट हम समझाएं, चूँकि पढ़ाए हैं कि 0 पे लग रहा है 1, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इससे स्टैंडर्ड सिंबल है, ठीक ना। लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ कुछ भी लेट करके बना सकते हैं। आयुष लिखा? एक चीज़ अभी बता देते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस चैप्टर में अभी और कई जगह यूज़ होगा। अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल रहे हैं नेट फोर्स निकालने के लिए मल्टीपल चार्जेज के कारण। आगे चल के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे मल्टीपल चार्जेज के कारण। आगे चल के फिर इसी चैप्टर में या अगले चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे मल्टीपल चार्जेज के कारण। फिर आगे चल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे मल्टीपल चार्जेज के कारण, ठीक ना। ये सब में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा, मतलब सब के पहले 2 का फार्मूला निकालेंगे और लगाएंगे फिर मल्टीपल में। समझ गए? सेम चीज़ है। कूलम्ब्स लॉ कितने के लिए पढ़े हैं? 2 के लिए। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कितना इन्वॉल्व हो गया? 2 से ज़्यादा, ठीक ना। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फार्मूला पढ़ेंगे 2 के लिए, 3 आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बिठा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है। एक क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है, समझ गए हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ईच एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहाँ पे चार्ज है +q, यहाँ पे चार्ज है +q और यहाँ पे चार्ज है -q, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज एट B ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। B पर जितना चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा अदर चार्जेस के कारण। तो अदर चार्ज कौन कौन है? A पर और C पर। कोई दिक्कत? ठीक ना। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? 3। कूलम्ब्स लॉ काम करेगा? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करेगा। पहले क्वेश्चन लिख लो, बताते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे बनाना।
ठीक है। इसमें पॉलीगन का बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। ये ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, क्वाड्रिलेटरल होगा, पेंटागन, हेक्सागन तक जाता है, ठीक ना। तो एक दूसरा फिगर बनाते हैं, देखो ए इस पे चार्ज है प्लस क्यू, बी पे चार्ज है माइनस क्यू और सी पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। इच एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा एट्रैक्शन का या रिपल्सन का। एट्रैक्शन का मतलब इसको ये खींचेगा, ठीक ना, मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा, ठीक है। और इधर जो फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा, बी पर जो चार्ज है, किसके कारण, तो इसको हम मान लेते हैं एफ सी। क्या चीज़, एफ सी, ठीक है। निगेटिव है पॉजिटिव है, फिर ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर। इसको मान लेते हैं कितना, एफ है, कोई दिक्कत। और कोई चार्ज बचा, तो इस पर दो चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, एक फोर्स का नाम एफ सी, दूसरे का एफ ए। अब यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू इक्वल्स टू वेक्टर एफ। क्या मान लिए, वेक्टर एफ, ठीक है। तो देयरफॉर बाय, ये लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे मेरे पास बनाओगे मत लिखना, एग्जाम में लिखना रहता है, नहीं तो नंबर काट लेगा, आधा भी काटेगा, ठीक ना। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या नाम दिए हैं, एफ। फर्स्ट चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स नाम क्या दिया है, एफ सी प्लस एफ ए। ये तो हो गया, एक्सप्रेशन निकल गया। अब हमको दो वेक्टर का सम, कौन सा वेक्टर है, एफ है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका, एफ का, और डायरेक्शन चाहिए, ठीक ना। तो अब देखो एफ ए, एरो दिए हैं, नहीं दिए हैं, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एफ ए मतलब यहाँ पर जो चार्ज है इसके कारण लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पे अभी ये चार्ज तो अभी रेस से बाहर है, अभी गप कर रहे हैं ए पर और बी पर जो चार्ज है इसके बीच। तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। तो एफ ए के पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा मैग्नीट्यूड। बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस ये तो मानवे नहीं किए हैं, ठीक ना। इसका साइड मान लेते हैं ए है, कितना है लिख लो। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब किसका मैग्नीट्यूड निकालें, सी का, एफ सी, ठीक ना। के क्यू वन कितना, क्यू, इसका मैग्नीट्यूड क्यू और ये ए है, ए स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखो अभी थोड़ा देर पहले स्पेशल केस बताए थे, क्या ये और ये सेम है, ठीक ना। और ये दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो ये कितना डिग्री से जाएगा, 60 नहीं 30 से जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री से पास करेगा, नहीं कोई दिक्कत, स्पष्ट हो गया। तो एंगल अभी निकल गया। हाँ हाँ, तो अब एफ इक्वल्स टू पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, एफ ए स्क्वायर, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ ए इंटू एफ सी इंटू कॉस कितना डिग्री। हाँ, ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल 30 की 60 डिग्री। ये फोर्स कितना डिग्री, ठीक ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो एफ ए और एफ सी यहाँ पे लिख देते हैं, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो लेट मतलब पहले लिख देते हैं यहाँ पे एफ ए इक्वल्स टू क्या है, एफ सी है, इक्वल्स टू मान लेते हैं पी, कितना पी। तो एफ ए के जगह पे कितना, पी स्क्वायर, फिर एफ सी के जगह पे पी स्क्वायर 2 पी कॉस 60 डिग्री, हाफ होता है ना इस पे रूट। तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 3p स्क्वायर, और रूट के अंदर है तो √3 p, कोई दिक्कत। तो एफ √3 p को हटा के लिख देते हैं, या तो ये या ये, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक ना। और ये एफ
ये तो मैग्नीट्यूड बताएं, मैक्स 30 डिग्री विथ या तो इसके साथ या इसके साथ एफ है, मतलब ये जो फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा और ये बनाएगा एंगल कितना डिग्री, 30 डिग्री, या तो एफ सी के साथ या एफ ए के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ गए, बिना देखे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसमें जो एफ ए है सर, हाँ। वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, चार्जेस उसका सिंबल। ये हाँ, तो हमेशा सर नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएगा। नहीं, अट्रैक्शन हो रहा है तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव भी तो हो सकता है अट्रैक्शन। इस पे, हमको पता करना है कि ये इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये इसको क्या कर रहा है, खींचेगा कि दूर फेंकेगा, खींचेगा सर, तो खींचेगा तो इधर ही ना खींचेगा, तो इसलिए एरो इधर दिया है, समझे। इस पॉइंट पे लिखा है। हाँ 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 हाँ, मतलब हम निकालने जा रहे हैं कि ये फोर्स, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, पहले अपने तरफ खींचेगा, तो खींचेगा मतलब ये डायरेक्शन इधर हो गया, रेपल करता तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता, ठीक है, समझ गए। और ये भी अपोजिट चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना। और सर उस जगह पे हमने cos 60 लिया। हाँ। और cos 30 फिर कहाँ लिखे हैं? कॉस 30 यहाँ पर, ये एफ, उसका यूज़ कहाँ है? यहाँ पे ये देखो ना, ये एफ मैग्नीट्यूड इतना हो गया, अब ये जो एंगल बनाएगा ये इसके साथ 30 डिग्री, इसके साथ भी 30 डिग्री, तो हमने लिखा है कि ये जो वेक्टर एफ है, ये वेक्टर ये बना रहा है 30 डिग्री, किस वेक्टर के साथ, एफ सी या एफ ए के साथ, FA और दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, अभी पढ़ा चुके हैं, समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन ही पॉलीगन का क्वेश्चन बोर्ड में खूब आता है, ठीक ना। ये तो ट्रायंगल का दिए हैं, फिर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन सब आएगा, अभी बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आएगा। फिगर में ना ये सब चीज़ मेंशन करना है, जैसे ये एफ इधर हम मेंशन कर दिए हैं, एफ सी सब मेंशन करना है, वेक्टर है ना, तो फिगर में सारा चीज़ मेंशन करके बनाओगे, उसका मार्क्स मिलता है एग्ज़ाम में। तो इस चैप्टर में कूलम्स लॉ के बाद नहीं स्टार्ट हुआ। हाँ, कूलम्स लॉ के बाद यही पढ़ा है, यही है ही बुक में, ठीक ना। उसके बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसके पहले भी अभी बहुत कुछ है, छोटा छोटा टर्म, बड़ा चैप्टर है ये, ठीक ना। एनसीईआरटी में 50 पेज है, दूसरे बुक में देखोगे तो 50 गुना 3 150 पेज का सोचो चैप्टर है, ठीक ना। एनसीईआरटी का 1 पेज दूसरे बुक का 3 पेज के बराबर होता है। पहला 4 चैप्टर एनसीईआरटी का बहुत बड़ा है। कहीं भी जाओगे ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ाएगा, पहले पढ़ाएगा क्या, ऑप्टिक्स, 10th में पढ़ के आते हो, सबको हल्का लगता है, ठीक ना। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है।
लिख लिए। क्वेश्चन चेंज करते हैं। ओह सॉरी, √3 लिख लो, गलती से हो गया, ठीक ना। मेरा थोड़ा सा नीचे मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया ना। ये फिगर बनाओ पहले। तो उसमें मैग्नीट्यूड निकाल दें तो रिजल्ट क्या आया सर? ये हमने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ये है। आप उसका निकाल दिए, इसमें तो कारण क्या था कुछ बताया? फोर्स क्या होता है, वेक्टर या स्केलर? सर वेक्टर। वेक्टर होता है। तो वेक्टर का दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया और ये डायरेक्शन हो गया कि इसके साथ कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे होगा, ठीक ना। तो डायरेक्शन हो गया, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक ना। तो एक ही साथ डायरेक्शन और एक ही साथ मैग्नीट्यूड नहीं लिखा जा सकता है। तो डायरेक्शन तो चूँकि हम पहले ही पढ़ लिए वेक्टर का, और ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक ना। तो फोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। ऐसे भी लिखा है वेक्टर सम होता है, तो वेक्टर सम में आंसर वेक्टर आएगा। तो वेक्टर आएगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होगा। इस पर एरो नहीं है तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, ठीक ना। तो ये या इधर से, समझ गए। कैपिटल Q क्या है? क्यों नहीं, ए है, ए, ठीक है। ये तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है फिर से, ठीक ना। लिखो क्वेश्चन। डिटरमाइन द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स applied on the charge at B, ठीक है। बनाओ, चार्ज B पर नेट फोर्स कितना होगा ड्यू टू अदर चार्जेस। इस बार अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा दोनों की, रिपल्सिव लगाएगा, तो उसको ना इस तरह से बना लेना। ये इसको रिपल करेगा, मतलब ये इधर, और ये इसको रिपल करेगा, तो इसी लाइन में ये इधर, ठीक है। और ये 60 है तो ये भी 60, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकल गया। इसका नाम दे देंगे, बी पे लग रहा है, किसके कारण, सी, एफ सी, और ये एफ ए। अब बनाओ, ठीक है। तो रिजल्टेंट से बाहर आ जाएगा। हाँ, रिजल्टेंट इस बार पहले इधर था, अभी 30 डिग्री पे इधर होगा, समझ गए। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए रिजल्टेंट 30 डिग्री पे फिर से होगा, ठीक ना। हालांकि अभी निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड दिखाना पड़ेगा कि हाँ सेम है, सेम ही होगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत बनाना पड़ेगा, तब जाके एकदम कमांड कंट्रोल जो बोलते हैं वो सब हो जाएगा। सारा थ्योरी, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव सब याद हो जाएगा। न्यूमेरिकल नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं, सब भूल जाओगे। बनाओ, हम भी बनाएंगे बाद में, पहले तुम लोग बनाओ।
हाँ एफ सी या एफ ए से 30 डिग्री बनाएगा, ठीक ना। मैग्नीट्यूड कितना निकाले ये बोलो ना। एफ मैग्नीट्यूड तो वही √3 के नहीं, √3 k² नहीं होगा इस बार। उस बार तीनों चार्ज क्यू 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 था, इस बार चार्ज Q2Q है। नहीं है, हाँ 2Q है ना, तो सही करो। ठीक है, हम बनाते हैं, बना के रखो, हम भी बनाएंगे ना, मिला लेना। आया है, ठीक है। सर अगर इसका तीसरा ही छोड़ देंगे एग्जाम में तो कौन सा स्टेप ये? √3 ये हाँ नहीं, ये कैसे छोड़ दोगे, मैग्नीट्यूड तक कैसे देंगे? इसके लिए लाना पड़ेगा ये बोल रहे हो? हाँ ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 डिग्री बनाता है, किसके साथ? या तो एफ ए के साथ या एफ सी के साथ, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, कुछ पूछना है पूछो। सर इसमें दोनों तरफ भी सर 2Q में हमने लिया था सर। हाँ जैसे कि FA में भी 2Q हमने लिया उस सिचुएशन में, और हाँ SC में भी 2Q। हाँ हाँ एक Q तो सर ठीक है, +Q ठीक है, और दूसरे वाले में सर 2Q दोनों तरफ में लिया है। मतलब ऐसा क्यों? फार्मूला होता है एफ हाँ के इंटू Q1 इंटू Q2/r² होता है ना। हाँ सर तो इस दोनों के बीच फोर्स, तो यहाँ पे चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड कितना, Q, Q यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, 2Q, इधर से भी इधर से भी Q इंटू 2, समझ गए। हाँ इस पर करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, इसके कारण Q, इसके कारण 2Q, तब फिर ये बराबर दूरी से नहीं जाएगा, ठीक ना, FA का अनइक्वल हो जाएगा, तब एंगल निकालना होगा, समझ गए। नहीं चीज़ हाँ यहाँ से बाइसेक्ट करके नहीं जाएगा, तब एंगल हमको tan अल्फ़ा का फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। हाँ आएगा, अभी तो हल्का हल्का न्यूमेरिकल है, ठीक ना। एनसीईआरटी का बुक लो।
इसमें टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में कल बताएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो व्हेन ए चार्ज q, small q, is placed at the center of the line joining two equal charges q, capital Q, full stop, two equal charges q, capital Q, full stop, so that the system of these charges will be in equilibrium if q, small q, equals to minus q, capital Q, minus capital Q by 4। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम में मतलब सब पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ठीक ना, कोई भी मूव नहीं कर रहा है, तीनों चार्ज पे इंडिविजुअली नेट फोर्स कितना है, 0 है। यहाँ पे नहीं, ट्रायंगल नहीं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिया है, मिड पॉइंट, ट्रायंगल कहाँ से बनेगा। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, और ये दोनों के मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा गया है क्यू, और बोलता है सब के किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तब बोलता है ये क्यू का वैल्यू प्रूव करना है माइनस कैपिटल Q बाई 4 होगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। ठीक है, ये फिगर है। ये तो बेचारा ऐसे ही इक्विलिब्रियम में होगा, देखो चूंकि ये मिड पॉइंट पे है, तो अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये भी x। अब ये अगर Q पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, बीच वाला पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी है। तो अगर ये मान लो पॉजिटिव हुआ तो ये इसको रिपल करेगा इधर, और ये इसको रिपल करेगा, तो बराबर दूरी पे है। इस पे लगने वाला फोर्स k स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर, इधर वो उधर लड़ जाएगा, ख़त्म। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, नो डाउट। लेकिन बोल रहा है ये भी इक्विलिब्रियम में है और ये भी इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम एज लिख देते हैं, एज q इज़ इन इक्विलिब्रियम। स्मॉल q तो इक्विलिब्रियम में होगा ही कूलम्ब्स लॉ से, बट फॉर कैपिटल Q इसको मान लेते हैं कहाँ पे है, A पे, और इसको B पे। तो कैपिटल Q कहीं पर कर ले सकते हैं, एट A इज इन इक्विलिब्रियम। जो कैपिटल Q A पर है वो भी इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना, 0। तो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q एट A कितना, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, थ्योरी बोलता है। तब इस पर 2 फोर्स लगेगा, एक इस चार्ज के कारण और एक इस चार्ज के कारण लगेगा, ठीक ना। तो अगर इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये चार्ज पॉजिटिव ही है, ठीक ना, कोई दिक्कत। हालांकि प्रूव करना है बाद में निगेटिव है, ये भी बता देंगे क्यों निगेटिव होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स के Q1 कितना, Q2 कितना, स्मॉल q बाय डिस्टेंस कितना, एक्स स्क्वायर, प्लस फिर इस पर लगना मिला इसके कारण फोर्स
के क्यू क्यू बाय 2x का स्क्वायर कितना 0, एक ठो उधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, के एक्स स्क्वायर ये चला गया, इधर बचा क्यू, इधर बचा माइनस क्यू बाय 4, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो ये निगेटिव होगा, क्या होगा, ठीक ना, मतलब अगर ये दोनों निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा निगेटिव। तो फिलहाल ये दोनों को पॉजिटिव माने हैं, निगेटिव क्यों होगा ये बता देते हैं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इसको धक्का मारेगा और ये भी धक्का मारेगा, तो एक ही चीज़ को दोनों तरफ ठेलेंगे, इक्विलिब्रियम होगा। ये पॉजिटिव है ये निगेटिव होगा तो ये खींचेगा और ये धक्का मारेगा, तब बैलेंस बन जाएगा। ठीक ना, समझ गए। हाँ, और दोनों निगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझे। देखो हाँ, और क्या, ये तो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है ये, लेकिन बोल रहा है सिस्टम में ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी हम इसी को लेके बनाया आ गया, प्रूव हो गया, इसको भी लेके बनाएंगे उतना ही आएगा। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं।